स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। इस वीडियो में जो है हम कार्यपालिका पढ़ेंगे। जो कार्यपालिका जो होती है वो सरकार का दूसरा अंग होती है, ठीक है। इससे पहले हमने सरकार का पहला अंग पढ़ा है जिसको हमने व्यवस्थापिका कहा है। तो व्यवस्थापिका के अंदर हम देखें तो हमने लोकसभा और राज्यसभा पढ़े। लोकसभा का गठन और उसका किस तरीके से उसका गठन किया जाता है, मेंबर कितने होते हैं, सदस्य कितने होंगे, ये सब हमने विस्तार से पढ़ा था। इनकी शक्तियां और कार्य सब पढ़ लिए थे, ठीक है। तो इस भाग के अंदर मैं आपके सामने लेके आया हूँ कार्यपालिका के बारे में। तो पहली बात जो है, जो कार्यपालिका क्या है ये, तो ये सरकार का दूसरा अंग होती है। क्या होती है? सरकार का दूसरा अंग होती है, दूसरा अंग है, ठीक है। इसके अंदर जो है प्रमुखता हम जो पढ़ने वाले हैं वो है राष्ट्रपति। जो हम पढ़ेंगे मुख्य तौर से पढ़ेंगे उसमें राष्ट्रपति पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है सरकार का प्रमुख अंग होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए राष्ट्रपति के बारे में कैसे मालूम चलेगा हमें, कहाँ लिखा हुआ है संविधान में। तो संविधान में जो है अलग अलग आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं जिनको हम अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है। ये अनुच्छेद हमें ये बताते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या चीज दे रखी है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, सबसे पहले अनुच्छेद लिखेंगे, अनुच्छेद 52। देखिए अनुच्छेद 52 हमें ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी अनुच्छेद 52 से हमें ये मालूम चलता है कि भारत का क्या होना चाहिए, एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। फिर अनुच्छेद हम सीधा पढ़ते हैं, अनुच्छेद 53 में। अब अनुच्छेद 53 ये कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति जो होगी, कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति में होगी। किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, निहित होगी, ठीक है। अब राष्ट्रपति में निहित होगी और वो संविधान के अनुसार उसको प्रयोग करेगा, तथा वह संविधान के अनुसार, देखें संविधान के अनुसार क्या होगा। पहली बात, या तो स्वयं इस्तेमाल करेगा, या तो स्वयं इस्तेमाल करे, इस्तेमाल या प्रयोग करे, ठीक है। दूसरी बात, अपने अधीनस्थ, अपने ठीक है, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा, देखिए या तो वो स्वयं करेगा उस शक्तियों का इस्तेमाल संविधान के अनुसार, या फिर वो पदाधिकारी द्वारा करेगा, ठीक है। ये दो चीजें, यानी कार्यपालिका अनुच्छेद 53 हमको ये कहता है कि जो कार्यपालिका है, यानी कार्यपालिका यानी सरकार जो है, उसकी कार्यपालिका की जो शक्ति है वो तो है राष्ट्रपति में। अब राष्ट्रपति संविधान के अनुसार दो तरीके से काम कर सकता है, या तो वो खुद इसका इस्तेमाल करे इस शक्ति का, या वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा इस शक्ति का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति के बारे में और जो दे रखा है ये क्या होगा, ये कार्यपालिका का कार्यपालिका, ठीक है ना। कार्यपालिका का ये औपचारिक प्रधान भी होता है, औपचारिक प्रधान होता है, प्रधान होता है, ठीक है। औपचारिक का मतलब होता है कि ये केवल नाम का होता है, काम प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल मिलकर करते हैं, ठीक है। ये केवल उसके एक हेड की तरह होता है। जैसे कि आपके घर में आपके दादाजी होते हैं, जो है तो घर के सबसे बड़ा मुखिया, लेकिन काम आपके पिताजी करते हैं सारा, ठीक है ना। तो वो एक परामर्श की तरह काम करते हैं दादाजी आपके। वैसे ही अपने राष्ट्रपति होता है जो परामर्श देने का काम करता है, और जो चीज घर में हो रही है, घर की जो भी चीज होगी वो सब दादाजी को बताई जाती है। उसी तरीके से जो देश में सरकार कर रही है वो सारी की सारी चीजें जो सरकार राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट भेजती रहती है, ठीक है। देखें वास्तविक प्रधान
ये औपचारिक प्रधान, तो अगर ये है तो वास्तविक प्रधान कौन होगा? वास्तविक जो प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान कौन होगा? ये होगा प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, ठीक ना। प्रधानमंत्री जो होता है इसका वास्तविक प्रधान होता है, ठीक ना। तो भारतीय संघ के जो कार्यपालिका के जो प्रधान है उसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कार्यपालिका के प्रधान, कार्यपालिका के का प्रधान कौन होगा? कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति होता है, ठीक ना। ये है तो कार्यपालिका प्रधान ये है, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री माने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये हमने जो ब्रिटिश जो प्रणाली अपना रखी है, संस्थात्मक प्रणाली, उसके अनुसार हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी योग्यताएं पढ़ेंगे अब सीधा। क्या पढ़ते हैं? योग्यताएं। तो योग्यताएं जो होंगी इसकी, तो कौन है ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन सकता है, किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले चीज क्या होनी चाहिए? पहली बात, भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है इसका, भारतीय नागरिक हो, ठीक है। दूसरी बात, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, इसकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। फिर लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, होनी भी जरूरी है इसकी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा के सदस्य बनने लायक हो, सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। यानी हमने जो लोकसभा की जो सदस्य की योग्यता पढ़ी थी ना, वो योग्यता होनी चाहिए इस व्यक्ति के अंदर जो बन सकता है भारत का राष्ट्रपति। योग्यता, सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे हम, लाभ के पद पे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो क्या बताई थी मैंने यार इसकी? लाभ के पद पे भी नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, काफी सारी चीजें हैं जो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे पांचवी ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि संसद या राज्य के विधानमंडल का सदन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये संसद या विधानमंडल, जो राज्यों की जो विधानमंडल होती है, जिसके बारे में हम सातों पाठ विस्तार पढ़ लेंगे, ठीक है ना, का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें योग्यता तो होनी चाहिए कि वो सदस्य बन सके, लेकिन सदस्य नहीं होना चाहिए उसे किसी भी, और बाद में किसी पार्टी का भी सदस्य से नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका निर्वाचन, यानी हम चुनेंगे तो चुनेंगे कैसे? अगला क्या है इसकी? निर्वाचन, निर्वाचन, इसे चुनाव कैसे करते हैं? देखिए इसका जो चुनाव होता है, पहली बात तो इसका जो चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होता है इसका चुनाव। चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, यानी इसके लिए लोग, इसके लिए कोई जनता से, जनता जो होती है इसका चुनाव नहीं करती है, इसका चुनाव क्या करता है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे। तब वो प्रतिनिधि कौन से होते हैं? पहली बात देखें, निर्वाचन मंडल हम पढ़ेंगे इसका, निर्वाचन मंडल, यानी कौन मिलकर इसको चुनाव करेगा। निर्वाचन मंडल में जो पहला आता है वो आता है संसद के दोनों, यानी संसद के दोनों सदनों के, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य करेंगे। कौन करेंगे? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक है। पहली बात ये होगी। फिर दूसरी बात क्या हो जाएगी? राज्य विधानसभाओं के, यानी राज्य विधान, विधान का मतलब होता है कानून, ठीक है ना। वो कानून बनाने वाली जो सभा होती है उसको विधानसभा कहते हैं। तो राज्य विधानसभाओं की तथा 70वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक ना, ये होता 1992 में। इसमें संघीय क्षेत्रों को शामिल किया गया था के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभा, संघीय क्षेत्रों की
विधानसभा, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी करेंगे। निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो निर्वाचित सदस्य भी क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। अब ये इसमें कौन संघीय क्षेत्र कौन से हैं, तो दिल्ली और पांडिचेरी, केवल दिल्ली व पांडिचेरी, दिल्ली व पांडिचेरी, ठीक है, दिल्ली व पांडिचेरी जो है इसके शामिल किए गए हैं। ये कब क्या, 70वां जो संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत ऐसा किया गया था, ठीक है। अब देखें आगे क्या है। अब चुनाव कैसे होगा, चुनाव के लिए एक पद्धति होती है, उसको हम कहते हैं एकल संक्रमणीय, ठीक है, मत पद्धति, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। मतलब ये गुप्त मतदान होता है। ये क्या है, एक तरीके का गुप्त मतदान है, गुप्त मतदान, ठीक है। और न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी होता है, न्यूनतम कोटा प्राप्ति जरूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए अगला ये देखेंगे हम राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। देखिए कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो कार्यकाल इसका 5 वर्ष है, ठीक है। लेकिन क्या है, अनुच्छेद 61 के अनुसार क्या होगा, राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन पर, देखिए राष्ट्रपति के द्वारा अगर संविधान का उल्लंघन किया जाता है, संविधान के उल्लंघन पर, ठीक है, उल्लंघन पर महाभियोग की पद्धति से, ये पद्धति संविधान में दे रखी है राष्ट्रपति को हटाने की, है ना। महाभियोग की पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो संविधान का अगर उल्लंघन करेगा राष्ट्रपति, तो उसको महाभियोग की जो पद्धति के संविधान में वर्णित है, इस पद्धति के माध्यम से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो हटाने के लिए जो पद्धति होगी वो कैसे होगी, किस तरीके की, यानी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया कैसी होगी, प्रक्रिया हम देखेंगे। तो हम देखेंगे यानी जो अभियोग लगाने का जो अधिकार है वो भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है, दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है ना। यानी दोनों सदनों को दोनों सदनों को अभियोग जो है लगाने का अधिकार है, अभियोग लगाने का अधिकार है, ठीक है। अब हमने बात कर ली है कि जब दोनों सदन हैं वो अभियोग लगाएंगे, मैंने दोनों सदनों का क्या कर रखा है, अभियोग लगाने का अधिकार दे रखा है। तो अभियोग जो चलाना है और उसकी अनुमति के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अनुमति के लिए देखिए, अनुमति के लिए अगर आपको अनुमति चाहिए उसको चलाने के लिए अनुमति, तो अनुमति कैसे होगी, तो 1/4 सदस्य जो होंगे संसद के, आपके जो सदन होगा, सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, कि हस्ताक्षर, सदस्य के हस्ताक्षर होना जरूरी है, हस्ताक्षर होना जरूरी है। ये लिख देता हूं ताकि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो 1/4 सदस्यों के होना जरूरी है, हस्ताक्षर होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। फिर क्या होगा, 14 दिन बाद क्या होगा, अभियोग पर विचार होगा, अभियोग पर विचार होगा, ठीक है। अब देखिए यदि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित हो जाए, सदस्यों द्वारा पारित हो जाए
हो जाए तब, ठीक है, पारित अगर हो जाता है तो द्वितीय सदन में भेज दिया जाएगा, द्वितीय सदन में भेजा जाएगा, ठीक है ना। द्वितीय सदन भी अगर पास कर दे, ठीक है, जो द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन 2/3 बहुमत से पास करे, बहुमत से पारित कर दे, पारित करे तो, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति, तो जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति पदच्युत माना जाएगा, पदच्युत माना जाएगा, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है। अगले हम जो बात करेंगे, सीधी सीधी जो बात करेंगे, अगले बात करेंगे इसकी शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके कार्य क्या क्या हैं, तो पहले जो हम चीज देखेंगे, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां देखते हैं। पहले जो चीज होगी इसमें सामान्यकालीन, सामान्य काल जो होता है उसमें वो क्या क्या शक्ति होंगी, सामान्यकालीन शक्तियां। देखें, पहले जो है सामान्यकालीन शक्तियां हैं, इसमें जो फर्स्ट आएगी वो आएगी कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियां। इसमें जो है अनुच्छेद जो मैंने आपको पहले लिखवाया था 53, ठीक है ना, उसके बाद में दे रखा है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका की जो शक्तियां होंगी, ये कार्यपालिका की शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां, ठीक है ना, राष्ट्रपति में होंगी, राष्ट्रपति में होंगी, ठीक है। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, या तो वो स्वयं शक्तियों का इस्तेमाल करेगा या फिर अपने पदाधिकारियों द्वारा जो होगा, अधीन उसके अंडर में जो पदाधिकारी जो कार्य कर रहे हैं उनसे ही करवाएगा, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद, यानी ये सामान्यकालीन शक्तियां का पहली चीज कार्यपालिका प्रशासनिक शक्तियां है इसकी राष्ट्रपति की। दूसरी जो शक्ति है, दूसरी जो शक्ति हम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आपकी महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति, यानी अधिकारियों की नियुक्ति। देखें, अब एक इनके को नियुक्त करेगा, नियुक्त करना है इसको, तो ये क्या करेगा, मंत्रियों को नियुक्त करेगा। मैं लिस्ट दे रहा हूं आपको सीधा सीधा, मंत्री हो जाएंगे उच्चतम न्यायालय, उच्चतम व उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है ना, के जजों को, ठीक है ना, कि जजों को भी यही चूज करता है, नियुक्त करता है। फिर महालेखा परीक्षक होता है, महालेखा परीक्षक, इसको भी यही नियुक्त करता है, ठीक है ना। फिर संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है ना, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, इनको ये चूज करता है। साथ ही क्या करते हैं, विदेशों में राजदूत, देशों में राजदूत जो हमारे एम्बेसडर होते हैं विदेशों में, वो इन सबको कौन चूज करता है, राष्ट्रपति चूज करता है, यानी नियुक्त करता है। और इनको हटाने का भी शक्ति राष्ट्रपति के पास ही है। देखिए, विदेशी क्षेत्र में शक्ति क्या होगी, विदेशों में इसकी शक्ति क्या होगी, यानी विदेशों में शक्ति क्या होगी, सबसे पहले जो राजदूतों को नियुक्त करेगा ये विदेशों के अंदर, ठीक है ना। ऐसी शक्ति है कि अमेरिका जैसे देश के अंदर भारत का राजदूत नियुक्त करना हो तो भी राष्ट्रपति करेगा, यानी किसी भी देश के अंदर राजदूत नियुक्त करना है तो कौन काम करेगा, वो काम करेगा राष्ट्रपति। ये शक्ति राष्ट्रपति की है। तो राजदूतों की नियुक्ति करेगा, ठीक है ना। विदेशी जो राजदूत होंगे, जो हमारे यहाँ पे जो राजदूत बन रहे हैं, ठीक है ना, तो विदेशों के राजदूत, विदेशी राजदूत, ठीक है ना, के प्रमाण पत्रों को देखेगा, के प्रमाण पत्रों
को स्वीकार करता है, स्वीकार करता है, ये इसकी शक्ति है। ठीक है ना। अब देखिए और एक शक्ति ये है कि जो संधियां होंगी ना, संधियां और समझौते, और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होती है, राष्ट्रपति के नाम से होती है। ठीक है। अगली शक्ति होगी सैनिक क्षेत्र में शक्ति। अब देखें इसमें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो राष्ट्रपति होगा तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का क्या होगा, प्रधान होता है। का प्रधान सेनापति होता है, प्रधान सेनापति होता है। ठीक है। सेनाओं का सेनापति तो ये होता है, लेकिन ये युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता। इसके युद्ध की घोषणा तो ये केवल संसद की स्वीकृति से ही कर सकता है। ठीक है। ये युद्ध की घोषणा करने का अधिकार इसको नहीं दिया हुआ है। अगली जो शक्ति आती है इसकी विधायी शक्ति आती है। ठीक है ना। इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होता है भारतीय संघ की कार्यपालिका प्रधानता है, मैंने बताया था, संसद का भी एक अंग माना जाता है। ठीक है। तो इस रूप में इसको क्या क्या शक्तियां मिली हुई है वो हम भी देखेंगे। तो पहले देखेंगे इसमें सीधी सीधी देखें विदेश क्षेत्र का प्रशासन हम देखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद का अधिवेशन बुलाता है। ये शक्ति से पास दे रखा है, संसद का अधिवेशन बुलाएगा, अधिवेशन बुलाता है। फिर स्थगित भी यही करता है, स्थगित भी करता है। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री की कहना है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, की सिफारिश, प्रधानमंत्री अगर सिफारिश करे तो लोकसभा को समय पूर्व भंग कर सकता है। ठीक है। और अभी तक 9 बार ऐसा हो चुका है, 9 बार ऐसा हो चुका है। ठीक है। ये तो बात आई। अभी कौन किसकी बात है, ये बात तो आई अपनी की राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद की बैठक बुलाएगा, संसद की बैठक को ये खत्म करने की भी यही घोषणा करेगा, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है, मतलब खत्म कर सकता है, नए चुनाव की घोषणा कर सकता है। और अब तक हमने 9 बार ऐसा राष्ट्रपति कर चुका है। ठीक है। फिर है आगे जो अगली शक्ति आएगी इसकी मनोनीत करने की शक्ति। अब मनोनीत क्या होता है, संसद के अंदर कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनका चुनाव नहीं होता, उनको सीधा जो होता है उसको सीधा मतलब जो है वो संसद में पहुंचते हैं। तो जो ये पहुंचते हैं वो राष्ट्रपति इनको अपने आप बोलता है कि ये इस आदमी को जो है बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, कला के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में सबसे आगे है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, लोकसभा का सदस्य बनाता हूँ। तो देखिए ये क्या कर सकता है, लोकसभा के अंदर तो ये 12 सदस्यों को, लोकसभा में 12 सदस्यों को ये मनोनीत कर सकते हैं, यानी 12 ऐसे सदस्य होंगे जिनका निर्वाचन नहीं होगा, सदस्यों को मनोनीत करेगा। ठीक है ना। जबकि राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर केवल 2 सदस्यों की मनोनीत करता है ये। ठीक है। और राज्यसभा के अंदर ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को क्या करेगा, ये मनोनीत या मनोनयन करता है, ये इसका काम दे रखा है। अब ये जो 2 होंगे वो आंग्ल भारतीय होंगे। कौन होंगे, आंग्ल भारतीय। ठीक है। आंग्ल भारतीय वो भारतीय होते हैं जिनके माता भारतीय हो और पिता उनका विदेशों का हो, विदेशी किसी देश का हो। ठीक है ना। या लव मैरिज हुई हो, या उनकी जो माँ है वो विदेशी हो और पिता जो उनका अपने देश का हो। ठीक है। ऐसे जो युगल की जो संतान होगी वो आंग्ल भारतीय कहलाएगी। ठीक है। अगली देखें इसकी निश्चित अधिकार विधेयक पर अगली शक्ति देखें। इसमें क्या होता है कि जो विधेयक होता है, विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से कानून बनते हैं।
राष्ट्रपति की स्वीकृति से क्या बनते हैं? कानून बनता है, कानून बनते हैं। ठीक है, यानी कोई भी विधेयक होगा लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद में सीधा किसी पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति हस्ताक्षर से वो क्या होगा? कानून बनेगा। ठीक है, अब इस मामले में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संशोधन के साथ लौटा भी सकता है विधेयक को, संशोधन के साथ पुनः लौटा सकता है, पुनः लौटा सकता है। वो बोल सकता है कि भाई नहीं, अभी इसमें ये बदलाव करना जरूरी है, तो लौटा सकता है सदन को, सकता है। ठीक है ना, सदन द्वारा यानी सदनों द्वारा पुनः पारित होने पर, पुनः पारित होने पर, ठीक है ना, सदनों द्वारा पुनः पारित होने पर क्या होगा? सदनों द्वारा पुनः पारित होने पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, करने पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। ये इसके निषेधाधिकार का प्रयोग ये करता है। देखें, अब ये अगली शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश में संसद की स्वीकृति के बिना, देखिए मान लीजिए जब संसद का अधिवेशन नहीं होता है, ठीक है ना, क्या हो गया? संसद का अधिवेशन ना हो, क्योंकि कानून संसद बनाएगी। जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा तो कानून कैसे बनाएगा? लेकिन इमरजेंसी में क्या हो, संसद का अधिवेशन अगर ना हो तो कानून कैसे बनाएंगे? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है ना। अब यह अध्यादेश जो होगा संसद का जो संसद का सत्र का या अधिवेशन के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद के 6 सप्ताह बाद तक जारी रह सकता है, ठीक है ना। देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? जो संसद का जो अधिवेशन होगा ना हो, अगर नहीं है, मान लीजिए चल ही नहीं रहा है, तो राष्ट्रपति क्या कर रहा है? अध्यादेश जारी करता है। तो संसद का अब यह अध्यादेश जो होगा संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक जारी रहेगा। अब संसद चाहे तो इसको आगे बढ़ा दे या खत्म कर दे या कोई नया बना दे या इसी को चलने दे, ये संसद के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, देखिए वित्तीय शक्ति में क्या होता है? बजट जो होता है, बजट संसद के सामने रखवाता है, संसद के सामने रखवाता है, ठीक है। बजट क्या होता है मैं बता चुका आपको। फिर धन विधेयक, धन से रिलेटेड कोई भी विधेयक हो, विधेयक यानी कि प्रपोजल हो, बिल हो, ठीक है ना। धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के आगे के बिना, धन विधेयक उसकी यानी राष्ट्रपति की उसकी आज्ञा के बिना सदन में नहीं लाए जा सकते हैं, सदन में नहीं लाए जा सकते। अगली आती है संकटकालीन शक्तियां, यानी संकट अगर विपदा की घड़ी हो तो राष्ट्रपति की शक्ति होंगी। मान लीजिए युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो जाए या आंतरिक अशांति हो जाए, उस समय क्या करना चाहिए? तो उस समय क्या होगा कि जो अनुच्छेद जो दे रखे हैं, अनुच्छेद 352 के अनुसार, ठीक है ना, 352 के अनुसार अगर क्या होगा कि अगर युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय हो, युद्ध बाहरी आक्रमण, ठीक है, का भय हो, यानी आक्रमण के कारण शांति नष्ट होने का भय अगर है, होने का भय हो
ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या करेगा, संकट काल की घोषणा करेगा। तब राष्ट्रपति का काम क्या होगा, तब राष्ट्रपति संकट काल घोषणा करता है, संकट काल की घोषणा करता है, घोषणा करता है। ठीक है। अगर कोई युद्ध, भारत पे कोई युद्ध कर रहा है, बाहर से कोई आक्रमण हो रहा है, ये घर के अंदर आंतरिक अशांति हो रही है, ऐसी व्यवस्था अगर हो जाती है मान लीजिए, और इससे लगता है कि भारत की किसी भूभाग पे उसकी शांति व्यवस्था को खत्म, नष्ट होने का खतरा है, तो राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करेगा। और ऐसी घोषणा जो होगी ये किसी होगी, अनुच्छेद 352 के अनुसार होती है। ठीक है। अब देखें, संसद की स्वीकृति जरूरी है इसके लिए, संसद की स्वीकृति, ठीक है ना। संसद की जो स्वीकृति है वो 1 महीने के भीतर चाहिए, 1 महीने के भीतर चाहिए। ठीक है। दूसरी देखिए कि अगर राज्य के अंदर अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मान लीजिए राज्य के अंदर जो सरकार है सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, संवैधानिक के साथ काम नहीं कर पा रही है, बहुमत बराबर नहीं है, सरकार गिर जाती है, उस स्थिति में राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी, तो ये जो है अनुच्छेद जो है आपके अनुच्छेद 356 में ऐसा दिया हुआ है। अनुच्छेद 356 में ये कहा गया है कि राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल अगर हो जाए, ठीक है ना, यानी संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करेगा, संकट काल की घोषणा करता है, ठीक है ना। अब संकट काल की घोषणा इसने कर दी तो ये क्या है, वो 6 माह से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन क्या होगा, राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, मतलब जिस राज्य में ऐसा होता है राष्ट्रपति शासन होगा, शासन 6 माह तक का होगा, 6 माह तक का होगा। जैसे कुछ समय पहले महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, ठीक है ना। अगली जो शक्ति होगी इसी वित्तीय संकट होगी। देखिए वित्तीय संकट अगर ये है अनुच्छेद 360 के अनुसार, अनुच्छेद 360 के अनुसार, ठीक है ना, ऐसा अगर हो जाए, अगर उत्पन्न होती है जिसमें क्या होता है कि भारत के साख को यानी भारत के वित्तीय साख को खतरा हो तब संकट काल की घोषणा कर सकता है, संकट काल की घोषणा कर सकता है। तो भारत के अगर वित्तीय साख को खतरा अगर होता है तब ये संकट काल की क्या कर सकता है, संकट काल की घोषणा कर सकता है, ठीक है ना। मतलब ऐसी स्थिति अगर हो जाए कि भारत की जो सरकार है वो अपने जो कर्मचारी है उनको सैलरी नहीं दे पाए, सैलरी या उनकी जो तनख्वाह उनको नहीं दे पाए, ठीक है ना, और जो सरकार के जो उधार है अगर वो चुकता नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति को वित्तीय संकट कहते हैं। और इस स्थिति में क्या करेगा राष्ट्रपति, क्या करेगा, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत क्या संकट काल की घोषणा करेगा। अब जब संकट काल की घोषणा ये कर देता है तो उस समय क्या होगा, सरकारी कर्मचारियों की जो तनख्वाह होगी, जो सैलरी होगी, उसमें ये कटौती कर देंगे, ठीक है ना। और जो कर्मचारी उनको काम पे नहीं चाहिए उनको निकाल भी सकते हैं, ऐसी स्थिति की जा सकती है। और ये वित्तीय संकट के समय ऐसी होती है, ठीक है। ये आज आपके अभ्यास के 5 प्रश्न हैं, ये आपके पाठ्य पुस्तिका के ही प्रश्न हैं, इन्हें आपको विस्तार से अच्छी तरीके से लिखना है। पीडीएफ फॉर्मेट में क्लियर इमेज मुझे सेंड कीजिए ताकि मैं देख सकूं बराबर से। वो आपका नाम, क्लास होना बहुत जरूरी है उसके बाद, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।